निश्चित रूप से। प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी। बीरबल की अदालत, लगभग 10,000 शब्दों में। बीरबल की अदालत। अध्याय एक उलझा हुआ मामला। आगरा शहर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ जाग रहा था। यमुना के किनारे बने आलीशान महल की खिड़कियों से सुबह की सुनहरी धूप छनकर अंदर आ रही थी और शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के चेहरे पर पड़ रही थी। अकबर उस सुबह कुछ बेचैन थे। उनके साम्राज्य में यूं तो अमन चैन था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके दरबार में एक ऐसा पेचीदा मामला चल रहा था जिसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा था। मामला दो व्यापारियों, रामदास और श्यामलाल, के बीच का था। कभी वे दोनों जिगरी दोस्त और व्यापार में साझेदार हुआ करते थे। उन्होंने मिलकर मसालों का कारोबार शुरू किया था और अपनी मेहनत से उसे आगरा के सबसे सफल व्यवसायों में से एक बना दिया था। लेकिन अब उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी और वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। मामला कुछ यूं था। श्यामलाल ने दरबार में एक दस्तावेज पेश किया था जिसके अनुसार रामदास ने उससे 50,000 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज लिया था और वादा किया था कि वह 1 साल के भीतर उसे मुनाफे समेत लौटा देगा। दस्तावेज पर रामदास के हस्ताक्षर और मुहर भी थे। समय बीत चुका था और श्यामलाल के अनुसार रामदास ने न तो कर्ज चुकाया और न ही मुनाफा दिया। अब वह चाहता था कि रामदास की सारी संपत्ति, उसका घर, उसकी दुकान, सब कुछ नीलाम करके उसका पैसा वसूला जाए। दूसरी ओर रामदास का कहना था कि यह दस्तावेज पूरी तरह से झूठा और एक गहरी साजिश का हिस्सा है। उसका कहना था कि उसने कभी कोई कर्ज नहीं लिया, बल्कि यह पैसा व्यापार में लगा हुआ उनका साझा मुनाफा था जिसे श्यामलाल अब अकेले हड़पना चाहता है। रामदास के पास अपनी बेगुनाही का कोई ठोस सबूत नहीं था सिवाय अपनी जुबान के। उसकी आंखों में बेबसी और सच्चाई की चमक थी, लेकिन कानून तो सबूत मांगता था। शहंशाह अकबर ने कई बार दोनों पक्षों को सुना। काजी और अन्य मंत्री भी इस मामले पर अपनी अपनी राय दे चुके थे। श्यामलाल का पलड़ा भारी था क्योंकि उसके पास एक लिखित दस्तावेज था, जबकि रामदास की दलीलें भावनात्मक थीं। अकबर एक न्यायप्रिय शासक थे। उन्हें रामदास की आंखों में सच्चाई दिख रही थी, लेकिन वे बिना सबूत के श्यामलाल के खिलाफ फैसला नहीं सुना सकते थे। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति उलझन में था। क्या रामदास सचमुच इतना बड़ा धोखेबाज है? अकबर ने अपने मन में सोचा। या श्यामलाल अपनी चालाकी से अपने पुराने दोस्त को बर्बाद करने पर तुला है? कई दिनों की बहस के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इसमें सच्चाई की कई परतें हैं जो हमारी नजरों से ओझल हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें एक ऐसी पारखी नजर चाहिए जो सतह के नीचे देख सके। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। सब जानते थे कि शहंशाह का इशारा किस तरफ है। अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान सलाहकार की ओर देखा, जो अब तक खामोशी से सारा तमाशा देख रहा था। बीरबल, शहंशाह ने पुकारा, हमें तुम्हारी जरूरत है। हमें विश्वास है कि इस मामले की तह तक सिर्फ तुम ही पहुंच सकते हो। हम यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। अपनी अदालत लगाओ और दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। न्याय होना चाहिए, चाहे जो भी हो। बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया। उनकी आंखों में एक खास चमक थी जो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने से पहले उनमें दिखाई देती थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे इस मामले की जांच के लिए 7 दिन का समय चाहिए। 7वें दिन मैं अपनी अदालत लगाऊंगा और इंसाफ होकर रहेगा। अकबर ने इजाजत दे दी। रामदास के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण उभरी,
जबकि श्यामलाल के चेहरे पर आत्मविश्वास के पीछे छिपा एक हल्का सा डर भी दिखाई दिया। वह जानता था कि बीरबल को धोखा देना आसान नहीं होगा। दरबार बर्खास्त हुआ और बीरबल के दिमाग में न्याय का चक्र घूमना शुरू हो गया। अध्याय 2 बीरबल की तहकीकात। बीरबल ने मामले को अपने हाथ में लेते ही सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने रामदास और श्यामलाल को अलग अलग अपने निवास पर बुलाया। वे दोनों की कहानियों को बिना किसी दरबारी तामझाम के अकेले में सुनना चाहते थे। पहले रामदास आया। वह एक सीधा सादा अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। बीरबल ने उसे सम्मान से बिठाया और पानी पिलाया। रामदास, बीरबल ने नरमी से कहा, मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। तुम्हारी और श्यामलाल की दोस्ती कैसे शुरू हुई और यह दुश्मनी की खाई इतनी गहरी कैसे हो गई? रामदास की आंखें भर आईं। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। हुजूर, हम बचपन के दोस्त थे। एक ही गली में पले बढ़े। हमने साथ मिलकर सपने देखे थे कि एक दिन हम आगरा के सबसे बड़े व्यापारी बनेंगे। हमने अपने घर के थोड़े बहुत जेवर बेचकर मसालों का छोटा सा काम शुरू किया। श्यामलाल व्यापार के लेन देन में बहुत होशियार था और मैं माल की परख और ग्राहकों से संबंध बनाने में। हमारी मेहनत रंग लाई। कुछ ही सालों में हमारा कारोबार आसमान छूने लगा। फिर यह कर्ज वाली बात कहाँ से आई? बीरबल ने पूछा। यह कोई कर्ज था ही नहीं हुजूर, रामदास ने बेबसी से कहा। 1 साल पहले हमें केरल से मसालों की एक बहुत बड़ी खेप खरीदनी थी। उसके लिए हमें 50,000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत थी। यह हमारी साझा बचत थी, जिसे हमने व्यापार में लगाया था। चूंकि पैसों का सारा हिसाब किताब श्यामलाल ही रखता था, उसने मुझसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा। उसने कहा कि यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ताकि बही खाते में हिसाब बराबर रहे। मैंने दोस्ती पर भरोसा करके बिना पढ़े उस पर हस्ताक्षर कर दिए। मुझे क्या पता था कि मेरा दोस्त मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसने तुम्हें यह बात करते हुए सुना हो? रामदास ने सिर झुका लिया। नहीं हुजूर, हमारी बातें हमेशा अकेले में होती थीं। दोस्ती में गवाहों की जरूरत किसे पड़ती है? बीरबल ने गहरी सांस ली। यह एक क्लासिक मामला था जहां भरोसे का कत्ल हुआ था। उन्होंने रामदास को दिलासा दिया और कहा, तुम चिंता मत करो रामदास। अगर तुम सच्चे हो तो सच्चाई सामने जरूर आएगी। रामदास के जाने के बाद श्यामलाल आया। उसका पहनावा और उसके हाव भाव उसकी अमीरी और घमंड को दर्शा रहे थे। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। श्यामलाल, बीरबल ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मुझे उस दस्तावेज के बारे में बताओ। श्यामलाल ने बड़ी चालाकी से अपनी कहानी गढ़ी। हुजूर, रामदास मेरा दोस्त था, लेकिन वह व्यापार में बहुत लापरवाह हो गया था। उसे जुए और महंगी चीजों की लत लग गई थी। उसने व्यापार का बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। जब कारोबार डूबने की कगार पर आ गया तो वह मेरे पास गिड़गिड़ाता हुआ आया। मैंने दोस्ती का वास्ता देकर उसे अपनी निजी बचत से 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार दीं। मैंने उससे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए ताकि पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन अब वह मुकर रहा है और मुझ पर ही झूठे आरोप लगा रहा है। बीरबल उसकी आंखों में झांकते रहे, उसके चेहरे के भावों को पढ़ते रहे। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि रामदास को जुए की लत थी? हुजूर, ऐसी बातें छिपती नहीं हैं। आप बाजार में किसी से भी पूछ सकते हैं, श्यामलाल ने बड़ी सफाई से कहा। बीरबल जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके आत्मविश्वास को तोड़ना जरूरी था। बीरबल ने तहकीकात का अगला चरण शुरू करने का फैसला किया।
अगले कुछ दिन बीरबल ने वेश बदलकर आगरा के बाजारों में बिताए। वह कभी एक आम नागरिक बनकर तो कभी एक सौदागर बनकर लोगों से बातें करते। उन्होंने उन व्यापारियों से मुलाकात की जो रामदास और श्यामलाल दोनों को जानते थे। उन्हें पता चला कि रामदास एक बेहद ईमानदार और मेहनती व्यापारी के रूप में जाना जाता था। लोगों ने बताया कि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और उसे कभी किसी ने कोई गलत काम करते नहीं देखा। वहीं दूसरी ओर श्यामलाल के बारे में लोगों की राय मिलीजुली थी। कुछ लोग उसकी व्यापारिक समझ की तारीफ करते थे, लेकिन कई लोग उसे एक लालची और मतलबी इंसान मानते थे जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। बीरबल को एक पुराने मुनीम से यह भी पता चला कि कुछ समय पहले श्यामलाल ने किसी बहुत बड़े कर्ज में अपना काफी पैसा गंवा दिया था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। यह जानकारी बीरबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे श्यामलाल का मकसद साफ हो रहा था। अब बीरबल के पास चरित्र के सबूत तो थे, लेकिन उन्हें एक ठोस भौतिक सबूत की तलाश थी जो श्यामलाल के झूठ को दरबार में साबित कर सके। उनकी नजर उस दस्तावेज पर फिर से गई। उन्होंने उसे कई बार पढ़ा, उसकी लिखावट, कागज की गुणवत्ता और मुहर को ध्यान से देखा। सब कुछ पहली नजर में बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन बीरबल की पारखी नजरों ने एक बहुत ही मामूली सी चीज पकड़ ली जिसे बाकी सबने नजरअंदाज कर दिया था। दस्तावेज पर इस्तेमाल की गई स्याही। वह स्याही कुछ ज्यादा ही नई और चमकीली लग रही थी, 1 साल पुराने दस्तावेज के हिसाब से। बीरबल जानते थे कि समय के साथ स्याही का रंग थोड़ा फीका पड़ता है और कागज में फैल जाता है, लेकिन इस दस्तावेज की स्याही ऐसी लग रही थी जैसे इसे कुछ महीने पहले ही लिखा गया हो। अब बीरबल को अपना तुरुप का इक्का मिल चुका था, लेकिन इसे साबित कैसे किया जाए? इसके लिए उन्हें एक विशेषज्ञ की जरूरत थी। उन्होंने आगरा के सबसे पुराने और माहिर सुलेखक, कैलीग्राफर और स्याही बनाने वाले रहीम चाचा को बुलवाया। रहीम चाचा अपनी कला में माहिर थे। वह स्याही की उम्र और उसकी बनावट को देखकर बता सकते थे कि वह कब और कैसे बनी है। बीरबल ने उन्हें वह दस्तावेज दिखाया और पूछा, रहीम चाचा, क्या आप इस दस्तावेज पर लगी स्याही के बारे में कुछ बता सकते हैं? रहीम चाचा ने अपनी छोटी सी ऐनक लगाई और दस्तावेज को गौर से देखा। उन्होंने उसे सूंघा, अपनी उंगलियों से महसूस किया और फिर मुस्कुराए। हुजूर, उन्होंने कहा, जिसने भी यह दस्तावेज बनाया है वह चालाक तो है पर माहिर नहीं। यह स्याही खास देवगिरी स्याही है जो अपनी चमक के लिए जानी जाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहले 6 महीने यह बहुत चमकदार रहती है और फिर धीरे धीरे इसकी चमक फीकी पड़ने लगती है। इस दस्तावेज पर लगी स्याही को देखकर मैं शर्त लगा सकता हूं कि यह 3-4 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं है। जो चाहिए था वह मिल गया था। अब बस 7वें दिन का इंतजार था जब बीरबल की अदालत लगेगी और सच का पर्दाफाश होगा। अध्याय 3, अदालत का दिन। 7वां दिन आ गया। शहंशाह अकबर का दरबार खास आज खचाखच भरा हुआ था। मंत्री, अमीर और आम नागरिक भी इस बहुचर्चित मामले का फैसला सुनने के लिए मौजूद थे। एक तरफ रामदास सहमा हुआ खड़ा था, उसकी आंखें उम्मीद और डर के बीच झूल रही थीं। दूसरी तरफ श्यामलाल पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसे यकीन था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी एक पक्के दस्तावेज को झूठा साबित नहीं कर सकता। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने बीरबल को कार्यवाही शुरू करने का इशारा किया। बीरबल अपनी जगह से उठे और दरबार के बीच में आए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। शहंशाहिंद और यहाँ मौजूद सभी लोगों, बीरबल ने अपनी गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, आज हम यहाँ न्याय करने के लिए एकत्र हुए हैं।
मामला रामदास और श्यामलाल के बीच एक कर्ज का है, जिसका आधार यह दस्तावेज है। बीरबल ने वह दस्तावेज हवा में लहराया। श्यामलाल का कहना है कि यह दस्तावेज असली है और रामदास ने उनसे 50,000 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज लिया था। रामदास का कहना है कि यह एक धोखा है। पिछले 7 दिनों में मैंने इस मामले की गहराई से जांच की है और आज मैं इस अदालत के सामने सच्चाई को उजागर करूंगा। श्यामलाल थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। बीरबल ने आगे कहा, अदालत की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं दोनों पक्षों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल न्याय की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करेगा। बीरबल ने अपने सहायक को इशारा किया। सहायक 2 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले मिट्टी के घड़े लेकर आया। बीरबल ने कहा, रामदास, श्यामलाल, तुम दोनों व्यापारी हो। मान लो मैं तुम्हें यह घड़ा देता हूं और कहता हूं कि इसमें अपनी सबसे कीमती चीज रखो। तुम इसमें क्या रखोगे? पहले श्यामलाल ने जवाब दिया। उसने गर्व से कहा, मैं इसमें सोने की अशर्फियां और हीरे जवाहरात रखूंगा। वही सबसे कीमती चीजें हैं। अब बीरबल ने रामदास की ओर देखा। रामदास ने कुछ देर सोचा और फिर नम्रता से कहा, हुजूर, मैं इस घड़े में अपनी मेहनत से उगाए गए मसालों के सबसे अच्छे बीज रखूंगा, क्योंकि यही बीज मुझे और मेरे परिवार को भविष्य में रोजी रोटी देंगे। मेरे लिए मेरी मेहनत और मेरे परिवार का भविष्य ही सबसे कीमती है। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके इस छोटे से सवाल ने दोनों व्यक्तियों के चरित्र और उनकी सोच का अंतर साफ कर दिया था। अब बीरबल असली मुद्दे पर आए। चलिए अब हम सबूतों की बात करते हैं। श्यामलाल, तुम कहते हो कि रामदास को जुए की लत थी, इसीलिए उसे कर्ज लेना पड़ा। मैंने बाजार में तहकीकात की। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तुम्हारी इस बात की पुष्टि कर सके। इसके विपरीत सभी ने रामदास को एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति बताया। श्यामलाल का चेहरा पीला पड़ने लगा। ये सब रामदास के दोस्त होंगे, हुजूर। वे उसी का पक्ष लेंगे। हो सकता है, बीरबल ने शांति से कहा। लेकिन मुझे यह भी पता चला है कि कुछ महीने पहले तुम्हें व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ था और तुम पर काफी कर्ज चढ़ गया था। तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। क्या यह सच है, श्यामलाल? श्यामलाल हकलाने लगा। यह सब झूठ है। मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। बीरबल मुस्कुराए। साजिश तो रची गई है, श्यामलाल, लेकिन तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि रामदास के खिलाफ। और उस साजिश का सबसे बड़ा सबूत यह दस्तावेज खुद है। बीरबल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। अब बीरबल ने अपना आखिरी दांव खेला। मैं इस अदालत में एक गवाह को पेश करना चाहता हूं। बीरबल के इशारे पर रहीम चाचा को दरबार में लाया गया। यह हैं रहीम चाचा, बीरबल ने परिचय कराया। यह आगरा के सबसे माहिर स्याही बनाने वाले और सुलेखक हैं। यह स्याही और कागज की उम्र बताने में माहिर हैं। श्यामलाल की सांसें जैसे रुक सी गईं। उसे समझ आ गया था कि खेल अब खत्म होने वाला है। बीरबल ने रहीम चाचा से पूछा, रहीम चाचा, क्या आप इस अदालत को बता सकते हैं कि इस दस्तावेज पर इस्तेमाल हुई स्याही कितनी पुरानी है? रहीम चाचा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, जहां पनाह, मैंने इस दस्तावेज की स्याही की बारीकी से जांच की है। यह देवगिरी स्याही है और इसकी चमक और ताजगी को देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह लिखावट 3-4 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं है। जबकि दस्तावेज पर तारीख 1 साल पहले की डाली गई है। यह असंभव है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया।
श्यामलाल का चेहरा सफेद पड़ चुका था और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। शहंशाह अकबर गुस्से से खड़े हो गए। श्यामलाल, क्या यह सच है? तुमने दरबार को गुमराह करने और एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश की। श्यामलाल घुटनों के बल गिर पड़ा। वह जानता था कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। उसने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने कर्ज में डूबने के बाद अपने दोस्त की संपत्ति हड़पने के लिए यह साजिश रची थी। उसने रामदास से धोखे से एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए थे और बाद में उस पर झूठी कर्ज की कहानी लिख दी थी। अध्याय 4 न्याय और पश्चाताप। सच्चाई सामने आ चुकी थी। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति श्यामलाल को धिक्कार रहा था और रामदास के लिए सहानुभूति महसूस कर रहा था। रामदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और राहत के थे। शहंशाह अकबर का चेहरा न्याय के संतोष से दमक रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि से एक असंभव लगने वाले मामले को सुलझा दिया था। अकबर ने अपना फैसला सुनाया। श्यामलाल, तुमने न केवल अपने दोस्त के साथ धोखा किया है, बल्कि तुमने इस साम्राज्य की न्याय व्यवस्था का भी अपमान किया है। तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें सजा मिलना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। शहंशाह ने हुक्म दिया। श्यामलाल की आधी संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा की जाए। उसकी बची हुई आधी संपत्ति में से 50,000 स्वर्ण मुद्राएं रामदास को सम्मान और व्यापार को हुए नुकसान के हर्जाने के रूप में दी जाएं। धोखाधड़ी और दरबार को गुमराह करने के जुर्म में श्यामलाल को 5 साल के लिए कारागार में डाल दिया जाए। न्याय हो चुका था। रामदास ने शहंशाह और बीरबल का लाखों बार शुक्रिया अदा किया। उसकी इज्जत, उसका घर, उसका व्यापार, सब कुछ बच गया था। दरबार बर्खास्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। मैं हैरान हूं कि तुमने उस स्याही जैसी छोटी सी बात पर कैसे ध्यान दिया, जिसे कोई देख नहीं पाया। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, अक्सर बड़ी बड़ी गुत्थियां बहुत छोटी छोटी कड़ियों से सुलझती हैं। शैतान हमेशा विवरण में छिपा होता है। श्यामलाल के आत्मविश्वास ने ही मुझे शक करने पर मजबूर किया। एक सच्चा इंसान हमेशा थोड़ा डरा हुआ रहता है, जबकि एक झूठा इंसान अपने झूठ को छिपाने के लिए जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाता है। मैंने बस उसी धागे को पकड़ा और सच्चाई तक पहुंच गया। अकबर ने कहा, तुमने सिर्फ एक मामला नहीं सुलझाया बीरबल, तुमने न्याय में लोगों के विश्वास को और भी मजबूत किया है। तुमने यह संदेश दिया है कि इस सल्तनत में सच्चाई की हमेशा जीत होती है, भले ही उसमें देर क्यों न हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, यह सब आपके न्यायप्रिय शासन का ही प्रताप है जहांपना। मैं तो बस आपका एक सेवक हूं। उस दिन के बाद बीरबल की अदालत की यह कहानी पूरे मुगल साम्राज्य में मशहूर हो गई। यह कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि कैसे बुद्धि, तर्क और सच्चाई की गहरी समझ किसी भी झूठ और साजिश के पर्दे को फाड़ सकती है। और जब भी कोई उलझा हुआ मामला आता, लोग उम्मीद से कहते, चिंता मत करो, बीरबल की अदालत में न्याय जरूर मिलेगा। श्यामलाल ने कारागार में अपने 5 साल बिताए। इस दौरान उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने दोस्ती, भरोसे और ईमानदारी का मूल्य सीखा। जब वह बाहर आया तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने रामदास से माफी मांगी और कहते हैं कि रामदास ने अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए उसे माफ कर दिया। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल एक निर्दोष को बचाया,
एक अपराधी को सजा दी, बल्कि एक टूटी हुई दोस्ती के फिर से जुड़ने का रास्ता भी तैयार कर दिया। यह न्याय की एक ऐसी जीत थी जो सदियों तक याद रखी जाने वाली थी। निश्चित रूप से प्रस्तुत है बीरबल की अदालत का अगला भाग। बीरबल की अदालत भाग 2, भरोसे का पुनर्निर्माण। अध्याय 5, पश्चाताप की छाया। 5 साल गुजर गए। आगरा का शहर और भी समृद्ध हो चुका था, लेकिन समय की धारा ने बहुत कुछ बदल दिया था। रामदास अब आगरा के सबसे सम्मानित और अमीर व्यापारियों में से एक था। उसका मसालों का कारोबार दूर दूर तक फैल चुका था। लेकिन श्यामलाल के धोखे ने उसके मन पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। वह अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता था। उसका दिल कठोर हो गया था और वह हर सौदे, हर रिश्ते को शक की निगाह से देखता था। वह अमीर तो था, पर उसके जीवन में दोस्ती और विश्वास की वह पुरानी मिठास नहीं रही थी। दूसरी ओर श्यामलाल अपनी सजा पूरी करके कारागार से बाहर आया। 5 साल की कैद और एकांत ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। दौलत और शोहरत की चमक उसकी आंखों से उतर चुकी थी। अब वह एक साधारण, दुबला-पतला और समय से पहले बूढ़ा दिखने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों में पश्चाताप की एक गहरी छाया थी। जेल से निकलकर वह सबसे पहले रामदास के पास गया। रामदास अपनी आलीशान दुकान में बैठा था। श्यामलाल को देखकर उसके चेहरे पर नफरत और क्रोध के भाव उभर आए। तुम यहाँ क्या करने आए हो? रामदास ने कड़वाहट से पूछा। क्या अभी भी कुछ लूटना बाकी रह गया है? श्यामलाल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं दोस्त, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं यहाँ कुछ लेने नहीं, सिर्फ माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो रामदास। रामदास हंसा, एक खोखली और दर्द भरी हंसी। माफी? क्या तुम्हारी माफी मेरे 5 साल का दर्द लौटा सकती है? क्या वह मेरे मन पर लगे जख्म को भर सकती है? चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। श्यामलाल चुपचाप वहां से लौट आया। उसे पता था कि भरोसा कमाना माफी मांगने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। उसने शहर के एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी ले ली और मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगा। वह हर रोज चुपचाप रामदास की दुकान के पास से गुजरता, एक उम्मीद लिए कि शायद किसी दिन उसका दोस्त उसे माफ कर देगा। अध्याय 6, अकाल का संकट। उस साल मुगल सल्तनत पर एक भयानक संकट आ पड़ा। मानसून ने धोखा दे दिया। लगातार कई महीनों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। नदियां और तालाब सूखने लगे, खेत बंजर हो गए और चारों ओर त्राहि मच गई। एक भयानक अकाल ने पूरे साम्राज्य को अपनी चपेट में ले लिया था। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित थे। उन्होंने शाही अन्न भंडार आम जनता के लिए खुलवा दिए, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। अनाज की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण भुखमरी फैलने लगी थी। सबसे बड़ी चुनौती थी दूरदराज के गांवों तक अनाज को सही तरीके से पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना कि कालाबाजारी करने वाले इसे जमा न कर लें। अकबर ने एक आपातकालीन सभा बुलाई। सभी मंत्री और अमीर अपनी अपनी सलाह दे रहे थे, लेकिन कोई भी ठोस योजना पेश नहीं कर पा रहा था। व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। हमें एक ऐसी योजना की जरूरत है, अकबर ने चिंता से कहा, जिससे हर जरूरतमंद तक अनाज पहुंच सके। हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो व्यापार, रसद, लॉजिस्टिक्स और वितरण की गहरी समझ रखता हो। कोई है ऐसा जो इस जिम्मेदारी को उठा सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक बहुत बड़ी और जोखिम भरी जिम्मेदारी थी। तभी बीरबल खड़े हुए।
जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक नाम सुझाना चाहता हूं। कहो बीरबल। इस वक्त हमें हर काबिल इंसान की जरूरत है, अकबर ने उम्मीद से कहा। जहां पनाह, बीरबल ने शांति से कहा, इस काम के लिए जिस व्यापारिक कौशल, नेटवर्क और प्रबंधन की समझ की जरूरत है, वह इस वक्त आगरा में एक ही व्यक्ति के पास सबसे बेहतर है। कौन है वह? बीरबल ने एक पल रुककर कहा, श्यामलाल। पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रामदास, जो दरबार में मौजूद था, गुस्से से खड़ा हो गया। बीरबल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वह चीखा। आप एक धोखेबाज और सजायाफ्ता अपराधी के हाथों में पूरे साम्राज्य की भूख मिटाने की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। वह सारा अनाज बेच खाएगा और लोगों को भूखा मार देगा। अकबर भी हैरान थे। बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? हम एक ऐसे व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसने पहले ही हमारा भरोसा तोड़ा है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह, मैं मानता हूं कि श्यामलाल ने एक बड़ा अपराध किया था और उसे उसकी सजा भी मिली। लेकिन मैंने पिछले कुछ महीनों में उस पर नजर रखी है। वह बदल चुका है। पश्चाताप की अग्नि ने उसके अहंकार को जलाकर राख कर दिया है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संकट के इस समय में हमें उसके अपराध को नहीं, बल्कि उसके हुनर को देखना चाहिए। श्यामलाल से बेहतर व्यापार और वितरण की समझ किसी के पास नहीं है। बीरबल ने आगे कहा, हम उसे एक मौका दे सकते हैं। एक ऐसा मौका जिससे वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और अपनी काबिलियत को साम्राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके। हम उस पर कड़ी निगरानी रख सकते हैं। अध्याय 7, एक असंभव गठबंधन। अकबर बीरबल की बातों से गहरे सोच में पड़ गए। बीरबल की सलाह अक्सर अटपटी लगती थी, लेकिन अंत में सही साबित होती थी। राज्य इस समय एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा था और असाधारण समय में असाधारण फैसलों की जरूरत होती है। ठीक है बीरबल, अकबर ने एक लंबा विचार विमर्श के बाद फैसला सुनाया। हम श्यामलाल को एक मौका देंगे, लेकिन एक शर्त पर। इस पूरी मुहिम का नेतृत्व रामदास करेगा। शाही खजाने से पैसा और अनाज रामदास को दिया जाएगा और श्यामलाल उसकी निगरानी में काम करेगा। योजना श्यामलाल बनाएगा, लेकिन उसे लागू करने का अंतिम अधिकार रामदास के पास होगा। यह एक चौंकाने वाला फैसला था। अकबर ने न केवल एक अपराधी को मौका दिया, बल्कि दो पुराने दुश्मनों को एक साथ काम करने पर मजबूर कर दिया। रामदास इस फैसले से सन्न रह गया। वह इनकार करना चाहता था, लेकिन शहंशाह का हुक्म टाल नहीं सकता था। उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ काम करना था। श्यामलाल को जब यह खबर मिली तो वह हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि शहंशाह और बीरबल ने उस पर इतना बड़ा भरोसा जताया है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। यह चमक खुद को साबित करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने की थी। अगले दिन दोनों की पहली मुलाकात हुई। माहौल में भारी तनाव था। रामदास का चेहरा सख्त था और श्यामलाल की नजरें झुकी हुई थीं। देखो, रामदास ने रूखेपन से कहा, मैं यह सिर्फ जहांपनाह के हुक्म की वजह से कर रहा हूं। मेरे दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि तुम कौन हो। तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। एक भी गलती हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। श्यामलाल ने सिर्फ इतना कहा, मुझे मंजूर है। तुम मुझ पर भरोसा मत करो, बस मेरे काम पर भरोसा करना। मेरा एक ही लक्ष्य है, किसी को भूखा नहीं सोने देना। काम शुरू हुआ। श्यामलाल ने अपनी पूरी ताकत और बुद्धि झोंक दी। उसने रातों रात एक ऐसी शानदार योजना बनाई जिसे देखकर बड़े बड़े मंत्री भी हैरान रह गए।
उसने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा, पुराने व्यापारिक मार्गों का इस्तेमाल किया और बैलगाड़ियों और नावों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिससे अनाज तेजी से गांवों तक पहुंच सके। उसने यह भी सुझाव दिया कि हर गांव में स्थानीय पंचायत की मदद से अनाज बांटा जाए ताकि कोई भ्रष्टाचार न हो। रामदास शुरू में हर चीज में नुक्स निकालता रहा। वह श्यामलाल के हर फैसले पर सवाल उठाता, लेकिन मन ही मन वह उसकी काबिलियत का लोहा मान रहा था। श्यामलाल बिना थके, बिना रुके दिन रात काम करता रहा। वह खुद मजदूरों के साथ मिलकर बोरियां उठाता, भूखे बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाता और हर छोटी बड़ी समस्या का तुरंत समाधान निकालता। उसके चेहरे पर न कोई थकान थी, न कोई शिकायत, सिर्फ एक जुनून था, सेवा का। अध्याय 8, भरोसे की जीत। धीरे धीरे रामदास का दिल पिघलने लगा। वह देख रहा था कि यह वह पुराना लालची श्यामलाल नहीं था। यह एक नया इंसान था जो प्रायश्चित की आग में तपकर कुंदन बन चुका था। एक रात जब वे दूर एक गांव के शिविर में रुके थे, कुछ अनाज चोरों ने उनके सबसे बड़े गोदाम पर हमला कर दिया। चोरों ने पहरेदारों को घायल कर दिया और अनाज की बोरियां लेकर भागने लगे। शोर सुनकर रामदास और श्यामलाल दोनों जागे। रामदास घबरा गया, लेकिन श्यामलाल बिना एक पल गवाए हाथ में एक मशाल लेकर चोरों के पीछे भागा। रामदास भी उसके पीछे दौड़ा। श्यामलाल ने अकेले ही 2 चोरों को पकड़ लिया, लेकिन इस हाथापाई में एक चोर ने उसके कंधे पर छुरी से गहरा वार कर दिया। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने चोरों को पकड़े रखा जब तक कि गांव वाले और सिपाही नहीं आ गए। रामदास दौड़कर उसके पास पहुंचा। श्यामलाल के कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था कि उसने अनाज बचा लिया। तुम पागल हो, रामदास ने उसकी मरहम पट्टी करते हुए कहा। अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अनाज हजारों लोगों की जान है, रामदास। मेरी एक जान से कहीं ज्यादा कीमती। और फिर मुझे अपना कर्ज भी तो चुकाना है। उस रात रामदास की आंखों से सालों बाद आंसू बहे। वह समझ गया था कि श्यामलाल सचमुच बदल चुका है। उसने सिर्फ अनाज नहीं बचाया था, उसने रामदास के टूटे हुए भरोसे को भी बचाया था। कुछ ही महीनों में उनकी मिलीजुली कोशिशें रंग लाईं। अकाल का संकट टल गया। हर जरूरतमंद तक मदद पहुंची और साम्राज्य एक बड़ी तबाही से बच गया। शहंशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक भव्य दरबार का आयोजन किया और रामदास और श्यामलाल दोनों को सम्मानित किया। अकबर ने श्यामलाल से कहा, श्यामलाल, तुमने अपनी काबिलियत और अपनी निष्ठा से हमारा दिल जीत लिया है। तुमने साबित कर दिया है कि इंसान बदल सकता है। हम तुम्हें फिर से व्यापार करने के लिए शाही खजाने से मदद देना चाहते हैं। श्यामलाल ने हाथ जोड़ लिए। जहां पनाह, आपने मुझे प्रायश्चित का मौका दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मुझे दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस एक चीज चाहिए, अगर मेरा दोस्त मुझे दे सके। उसने उम्मीद भरी नजरों से रामदास की ओर देखा। रामदास आगे बढ़ा और श्यामलाल को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें माफ किया, मेरे दोस्त। आज से तुम मेरे साथ मेरे बराबर के हिस्सेदार बनकर काम करोगे। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीरबल की आंखों में एक गहरी संतुष्टि की चमक थी। उनकी अदालत ने आज सिर्फ एक मामला नहीं सुलझाया था, बल्कि 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ा था और समाज को यह सिखाया था कि न्याय का असली मकसद सजा देना नहीं, बल्कि सुधारना और माफ करना भी है। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल एक साम्राज्य को अकाल से बचाया, बल्कि दोस्ती और भरोसे की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखती। निश्चित रूप से
प्रस्तुत है बीरबल की अदालत का तीसरा और अंतिम भाग। बीरबल की अदालत भाग 3 न्याय का सच्चा अर्थ। अध्याय 9 एक नई शुरुआत और एक पुरानी ईर्ष्या। रामदास और श्यामलाल की दोस्ती की नई शुरुआत आगरा के व्यापारिक जगत के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने मिलकर अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रामदास के अनुभव और ईमानदारी के साथ श्यामलाल की असाधारण व्यापारिक बुद्धि और प्रबंधन कौशल का संगम हुआ तो उनका व्यवसाय सोने की तरह चमकने लगा। वे अब न केवल मसालों के बल्कि अनाज, कपड़े और रत्नों के भी सबसे बड़े सौदागर बन गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत उनका आपसी भरोसा था। श्यामलाल ने अपनी मेहनत और निष्ठा से न केवल रामदास का दिल जीता बल्कि पूरे समाज में अपना खोया हुआ सम्मान भी वापस पा लिया। लोग अब उसे प्रायश्चित वाला व्यापारी कहते थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बदल लिया। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां ईर्ष्या की छाया भी मंडराती है। दरबार में कुछ मंत्री और अमीर ऐसे थे जिन्हें श्यामलाल की यह वापसी रास नहीं आ रही थी। इनमें सबसे प्रमुख था मीर कासिम, जो खुद को शहंशाह का एक प्रभावशाली सलाहकार मानता था। मीर कासिम एक चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अकाल के दौरान उसने भी अनाज वितरण का काम हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन अकबर ने बीरबल की सलाह पर यह जिम्मेदारी रामदास और श्यामलाल को सौंप दी थी। इस बात की टीस उसके मन में रह गई थी। वह श्यामलाल की बढ़ती प्रतिष्ठा को अपने लिए खतरा मानता था। मीर कासिम ने श्यामलाल को बदनाम करने और उसे फिर से शहंशाह की नजरों से गिराने की साजिश रचना शुरू कर दिया। वह जानता था कि सीधे श्यामलाल पर हमला करना मुश्किल है, क्योंकि अब रामदास और खुद शहंशाह अकबर उसकी ढाल थे। इसलिए उसने एक बहुत ही कपटपूर्ण योजना बनाई। अध्याय 10 लापता खजाने की साजिश। उन दिनों गुजरात के सूबेदार ने शहंशाह अकबर के लिए एक बेशकीमती तोहफा भेजा था। इस तोहफे में दुर्लभ सूरत के हीरे थे जो अपनी चमक और आकार के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। इन हीरों को एक मजबूत तिजोरी में रखकर शाही खजाने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुरक्षा कारणों से इस काफिले का मार्ग गुप्त रखा गया था। मीर कासिम ने अपने जासूसों के जरिए इस काफिले के मार्ग का पता लगा लिया। उसने अपने कुछ भाड़े के सैनिकों को भेजकर काफिला लुटवा दिया। हीरे गायब हो गए और कई सिपाही मारे गए। यह खबर जब आगरा पहुंची तो पूरे साम्राज्य में हड़कंप मच गया। यह शहंशाह की सत्ता को सीधी चुनौती थी। अकबर आगबबूला हो गए। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। यहीं पर मीर कासिम ने अपना दाव खेला। उसने बड़ी चालाकी से कुछ झूठे सबूत तैयार किए। उसने एक घायल सिपाही को डरा धमकाकर यह बयान दिलवाया कि उसने लुटेरों के सरदार को देखा था और उसका हुलिया हूबहू श्यामलाल से मिलता था। इसके अलावा उसने श्यामलाल की पुरानी झोंपड़ी में, जहां वह सजा काटने के बाद रहता था, एक छोटा सा हीरा छिपा दिया जो उसी लूटे हुए खजाने का हिस्सा था। अगले दिन दरबार में मीर कासिम ने बड़ी नाटकीयता के साथ ये सबूत पेश किए। जहां पनाह उसने बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन सारे सबूत एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले भी पैसे के लिए धोखा दिया है। मेरा मानना है कि श्यामलाल कभी नहीं बदला। उसने हम सबका भरोसा जीतकर अब तक की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। श्यामलाल, जो दरबार में मौजूद था, हक्का बक्का रह गया। यह झूठ है, सरासर झूठ है, वह चीखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रामदास भी तुरंत उसके बचाव में आगे आया। जहां पनाह, यह नामुमकिन है। श्यामलाल उस रात मेरे साथ था। हम अपने नए गोदाम के हिसाब किताब की जांच कर रहे थे।
एक दोस्त अपने दोस्त के लिए झूठी गवाही दे सकता है, मीर कासिम ने तंज कसा। लेकिन इस हीरे का क्या, जो श्यामलाल की झोंपड़ी से मिला है? और उस घायल सिपाही के बयान का क्या? अकबर एक बार फिर दुविधा में पड़ गए। एक तरफ बीरबल का भरोसा और श्यामलाल का बदला हुआ व्यवहार था, तो दूसरी तरफ ठोस लगने वाले सबूत। मामला फिर से पेचीदा हो गया था। शहंशाह की इज्जत दांव पर लगी थी। मैं नहीं जानता कि किस पर यकीन करूं, अकबर ने थकी हुई आवाज में कहा। उन्होंने अपनी उम्मीद की आखिरी किरण की ओर देखा। बीरबल, एक बार फिर हमें तुम्हारी अदालत की जरूरत है। अध्याय 11 बीरबल की अंतिम परीक्षा। बीरबल जानते थे कि यह मामला पिछले मामले से कहीं ज्यादा गंभीर और खतरनाक है। इस बार सामने सिर्फ एक लालची व्यापारी नहीं, बल्कि दरबार का एक शक्तिशाली और चालाक दुश्मन था। बीरबल ने सबसे पहले घायल सिपाही से अकेले में मिलने की इजाजत मांगी। मीर कासिम ने इसका विरोध किया, लेकिन अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल सिपाही के पास पहुंचे। वह बुरी तरह डरा हुआ था। बीरबल ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस नरमी से कहा, तुम एक बहादुर सिपाही हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना शाही खजाने की रक्षा करने की कोशिश की। शहंशाह तुम्हारे इस घाव को नहीं, तुम्हारी वफादारी को याद रखेंगे। तुम बस आराम करो। सच्चाई खुद अपना रास्ता ढूंढ लेगी। बीरबल के इन शब्दों ने सिपाही के मन पर गहरा असर किया। उसे पहली बार लगा कि कोई उसकी मजबूरी को समझ रहा है। इसके बाद बीरबल ने उस स्थान का दौरा किया जहां काफिले पर हमला हुआ था। उन्होंने जमीन को, आसपास के पेड़ों को और लड़ाई के निशानों को गौर से देखा। उनकी अनुभवी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो बाकी सब चूक गए थे। जमीन पर घोड़ों की नाल के जो निशान थे, वे साधारण घोड़ों के नहीं थे। वे खास काबुली घोड़ों के थे, जो अपनी तेजी और ताकत के लिए जाने जाते थे और केवल शाही सेना या बहुत अमीर अमीरों के अस्तबल में ही पाए जाते थे। श्यामलाल जैसे व्यापारी के पास ऐसे घोड़े नहीं थे। यह एक बड़ा सुराग था। बीरबल का शक अब मीर कासिम पर गहरा हो गया था, लेकिन शक को सबूत में बदलना जरूरी था। बीरबल ने अपनी अंतिम योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, जहां पनाह, मैंने चोरों का पता लगा लिया है। मेरे पास एक जादुई गवाह है जो असली अपराधी का नाम बताएगा। पूरा दरबार उत्सुकता से भर गया। बीरबल ने अपने सहायक को इशारा किया। सहायक एक बड़ा सा पिंजरा लेकर आया, जिसके अंदर एक तोता था। यह है हीरामनी, बीरबल ने घोषणा की। यह एक जादुई तोता है। इसे गुजरात के एक संत ने पाला है। यह झूठ नहीं बोल सकता और जिसने भी हीरे चुराए हैं, यह उसका नाम जरूर लेगा। मीर कासिम मन ही मन हंसा। यह बीरबल भी क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। एक तोता क्या गवाही देगा? बीरबल ने कहा, यह तोता रात के अंधेरे में ही सच बोलता है। आज रात दरबार के सभी प्रमुख सदस्य, जिनमें मैं, रामदास, श्यामलाल और मीर कासिम भी शामिल हैं, एक एक करके इस अंधेरे कमरे में जाएंगे जहां यह पिंजरा रखा है। हर व्यक्ति पिंजरे को छुएगा और कहेगा, मैंने चोरी नहीं की है। जब असली चोर पिंजरे को छुएगा, तो यह तोता उसका नाम पुकार उठेगा। अकबर ने इस अजीब सी योजना के लिए सहमति दे दी। रात हुई। एक बड़े से कमरे में घना अंधेरा कर दिया गया और बीच में तोते का पिंजरा रख दिया गया। एक एक करके सब अंदर जाने लगे। रामदास गया और पिंजरे को छूकर बाहर आ गया। श्यामलाल गया, वह भी बाहर आ गया। फिर बीरबल गए। अंत में मीर कासिम की बारी आई। वह आत्मविश्वास के साथ अंदर गया।
उसे पता था कि तोता कुछ नहीं बोलेगा। वह बाहर आया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जब सब बाहर आ गए तो बीरबल ने मशाले जलाने का हुक्म दिया। ठीक है, बीरबल ने कहा, अब न्याय का समय है। कृपया आप सब अपने हाथ आगे करें। सबने अपने हाथ आगे किए। रामदास, श्यामलाल और बीरबल के हाथ साफ थे, लेकिन मीर कासिम के हाथ पर कोई रंग नहीं था। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, असली चोर मीर कासिम है। मीर कासिम चिल्लाया, यह क्या बकवास है? तोता तो कुछ नहीं बोला। तोता बोला भी नहीं, और न ही उसे बोलना था, बीरबल ने खुलासा किया, क्योंकि वह कोई जादुई तोता नहीं है। असली जादू मेरे दिमाग में था। मैंने उस पिंजरे पर एक विशेष प्रकार का काला, बिना गंध वाला पाउडर लगा दिया था, जो छूने पर हाथ में लग जाता है। जो भी निर्दोष था, उसे पिंजरे को छूने में कोई डर नहीं था। इसलिए रामदास और श्यामलाल ने उसे छुआ और उनके हाथ काले हो गए। बीरबल मीर कासिम की ओर मुड़े, लेकिन असली चोर डर गया। तुम्हें लगा कि कहीं यह जादुई तोता सचमुच तुम्हारा नाम न ले ले, इसलिए तुमने अंधेरे का फायदा उठाकर पिंजरे को छुआ ही नहीं। तुम्हारे साफ हाथ ही तुम्हारे अपराध का सबसे बड़ा सबूत हैं। इसके साथ ही बीरबल ने काबुली घोड़ों की नाल के निशान का सबूत भी पेश किया और बताया कि ऐसे घोड़े मीर कासिम के अस्तबल में हैं। उसी समय वह घायल सिपाही हिम्मत करके आगे आया और चिल्लाकर बोला, बीरबल जी सही कह रहे हैं। मुझे मीर कासिम ने ही धमकाकर झूठा बयान दिलवाया था। सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। मीर कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अध्याय 12, न्याय की परिभाषा। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन बीरबल के लिए असीम प्रशंसा भी थी। मीर कासिम, अकबर ने गरज कर कहा, तुम्हारी इस घिनौनी साजिश के लिए तुम्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। तुमने न केवल चोरी की, बल्कि न्याय को गुमराह करने और एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश की। मीर कासिम गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन इस बार कोई रहम नहीं था। उसे कैद कर लिया गया और लूटे हुए हीरे भी उसके ठिकाने से बरामद कर लिए गए। श्यामलाल को बाइज्जत बरी कर दिया गया। शहंशाह ने दरबार में खड़े होकर उससे माफी मांगी कि उन्हें उस पर शक हुआ। उस शाम अकबर और बीरबल अकेले छत पर टहल रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, आज तुम्हारी अदालत ने मुझे न्याय का एक नया अर्थ सिखाया है। पहली बार तुमने एक अपराधी को प्रायश्चित का मौका दिया। दूसरी बार तुमने एक निर्दोष को एक शक्तिशाली साजिश से बचाया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, न्याय सिर्फ सजा देना या बरी करना नहीं है। न्याय एक संतुलन है। यह गलतियों को सुधारने का मौका देने में है, और जब कोई उस मौके का दुरुपयोग करे तो उसे कठोरता से दंडित करने में भी है। यह भरोसे को परखने और उसे सही व्यक्ति को सौंपने में है। श्यामलाल ने साबित किया कि वह भरोसे के लायक है, जबकि मीर कासिम ने दिखाया कि वह शक्ति के लायक नहीं है। अकबर ने आसमान के चमकते सितारों को देखते हुए कहा, आज बीरबल की अदालत ने सिर्फ एक फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि एक सिद्धांत स्थापित किया है। सिद्धांत यह है कि सच्चाई और बुद्धि के सामने कोई भी साजिश टिक नहीं सकती, और न्याय की असली जीत तब होती है जब न केवल एक निर्दोष बचता है, बल्कि समाज का विश्वास व्यवस्था में और भी मजबूत हो जाता है। उस दिन के बाद रामदास और श्यामलाल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे न केवल व्यापार में, बल्कि परोपकार के कामों में भी भागीदार बन गए। उन्होंने मिलकर गरीबों के लिए अस्पताल और स्कूल बनवाए, और बीरबल की अदालत की ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं,
इस बात की याद दिलाने के लिए कि कैसे एक बुद्धिमान मन और एक न्यायप्रिय दिल किसी भी अंधेरे को चीरकर सत्य का प्रकाश फैला सकता है। यह है हीरामनी, बीरबल ने घोषणा की। यह एक जादुई तोता है। इसे गुजरात के एक संत ने पाला है। यह झूठ नहीं बोल सकता और जिसने भी हीरे चुराए हैं, यह उसका नाम जरूर लेगा। मीर कासिम मन ही मन हंसा। यह बीरबल भी क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। एक तोता क्या गवाही देगा? बीरबल ने कहा, यह तोता रात के अंधेरे में ही सच बोलता है। आज रात दरबार के सभी प्रमुख सदस्य, जिनमें मैं, रामदास, श्यामलाल और मीर कासिम भी शामिल हैं, एक एक करके इस अंधेरे कमरे में जाएंगे जहां यह पिंजरा रखा है। हर व्यक्ति पिंजरे को छुएगा और कहेगा, मैंने चोरी नहीं की है। जब असली चोर पिंजरे को छुएगा तो यह तोता उसका नाम पुकार उठेगा। अकबर ने इस अजीब सी योजना के लिए सहमति दे दी। रात हुई। एक बड़े से कमरे में घना अंधेरा कर दिया गया और बीच में तोते का पिंजरा रख दिया गया। एक एक करके सब अंदर जाने लगे। रामदास गया और पिंजरे को छूकर बाहर आ गया। श्यामलाल गया, वह भी बाहर आ गया। फिर बीरबल गए। अंत में मीर कासिम की बारी आई। वह आत्मविश्वास के साथ अंदर गया। उसे पता था कि तोता कुछ नहीं बोलेगा। वह बाहर आया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जब सब बाहर आ गए तो बीरबल ने मशाले जलाने का हुक्म दिया। ठीक है, बीरबल ने कहा, अब न्याय का समय है। कृपया आप सब अपने हाथ आगे करें। सबने अपने हाथ आगे किए। रामदास, श्यामलाल और बीरबल के हाथ साफ थे, लेकिन मीर कासिम के हाथ पर कोई रंग नहीं था। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह असली चोर मीर कासिम है। मीर कासिम चिल्लाया, यह क्या बकवास है? तोता तो कुछ नहीं बोला। तोता बोला भी नहीं और न ही उसे बोलना था, बीरबल ने खुलासा किया, क्योंकि वह कोई जादुई तोता नहीं है। असली जादू मेरे दिमाग में था। मैंने उस पिंजरे पर एक विशेष प्रकार का काला, बिना गंध वाला पाउडर लगा दिया था, जो छूने पर हाथ में लग जाता है। जो भी निर्दोष था, उसे पिंजरे को छूने में कोई डर नहीं था। इसलिए रामदास और श्यामलाल ने उसे छुआ और उनके हाथ काले हो गए। बीरबल मीर कासिम की ओर मुड़े, लेकिन असली चोर डर गया। तुम्हें लगा कि कहीं यह जादुई तोता सचमुच तुम्हारा नाम न ले ले, इसलिए तुमने अंधेरे का फायदा उठाकर पिंजरे को छुआ ही नहीं। तुम्हारे साफ हाथ ही तुम्हारे अपराध का सबसे बड़ा सबूत हैं। इसके साथ ही बीरबल ने काबुली घोड़ों की नाल के निशान का सबूत भी पेश किया और बताया कि ऐसे घोड़े मीर कासिम के अस्तबल में हैं। उसी समय वह घायल सिपाही हिम्मत करके आगे आया और चिल्लाकर बोला, बीरबल जी सही कह रहे हैं। मुझे मीर कासिम ने ही धमकाकर झूठा बयान दिलवाया था। सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। मीर कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अध्याय 12 न्याय की परिभाषा। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन बीरबल के लिए असीम प्रशंसा भी थी। मीर कासिम, अकबर ने गरज कर कहा, तुम्हारी इस घिनौनी साजिश के लिए तुम्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। तुमने न केवल चोरी की, बल्कि न्याय को गुमराह करने और एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश की। मीर कासिम गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन इस बार कोई रहम नहीं था। उसे कैद कर लिया गया और लूटे हुए हीरे भी उसके ठिकाने से बरामद कर लिए गए। श्यामलाल को बाइज्जत बरी कर दिया गया। शहंशाह ने दरबार में खड़े होकर उससे माफी मांगी कि उन्हें उस पर शक हुआ। उस शाम अकबर और बीरबल अकेले छत पर टहल रहे थे।
बीरबल अकबर ने कहा, आज तुम्हारी अदालत ने मुझे न्याय का एक नया अर्थ सिखाया है। पहली बार तुमने एक अपराधी को प्रायश्चित का मौका दिया। दूसरी बार तुमने एक निर्दोष को एक शक्तिशाली साजिश से बचाया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, न्याय सिर्फ सजा देना या बरी करना नहीं है। न्याय एक संतुलन है। यह गलतियों को सुधारने का मौका देने में है, और जब कोई उस मौके का दुरुपयोग करे तो उसे कठोरता से दंडित करने में भी है। यह भरोसे को परखने और उसे सही व्यक्ति को सौंपने में है। श्यामलाल ने साबित किया कि वह भरोसे के लायक है, जबकि मीर कासिम ने दिखाया कि वह शक्ति के लायक नहीं है। अकबर ने आसमान के चमकते सितारों को देखते हुए कहा, आज बीरबल की अदालत ने सिर्फ एक फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि एक सिद्धांत स्थापित किया है। सिद्धांत यह है कि सच्चाई और बुद्धि के सामने कोई भी साजिश टिक नहीं सकती, और न्याय की असली जीत तब होती है जब न केवल एक निर्दोष बचता है, बल्कि समाज का विश्वास व्यवस्था में और भी मजबूत हो जाता है। उस दिन के बाद रामदास और श्यामलाल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे न केवल व्यापार में बल्कि परोपकार के कामों में भी भागीदार बन गए। उन्होंने मिलकर गरीबों के लिए अस्पताल और स्कूल बनवाए, और बीरबल की अदालत की ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं, इस बात की याद दिलाने के लिए कि कैसे एक बुद्धिमान मन और एक न्यायप्रिय दिल किसी भी अंधेरे को चीरकर सत्य का प्रकाश फैला सकता है।